स्वागत है आपका शेयर बाजार लाइव में। मैं हूं दीपांशु भंडारी और अनिल जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आज हमारे पास थोड़ी नेटवर्क के इश्यूज हो रहे हैं अनिल जी के साथ जुड़ने में, इसलिए फिलहाल अनिल जी हमारे साथ फोन पर जुड़े हुए हैं। पर घबराइए नहीं, पूरे दिन अनिल जी हमारे साथ रहेंगे, बेहतरीन पिक्स देंगे, अपनी स्ट्रैटेजी बताएंगे और साथ ही अगर आज के 2000 में कुछ अच्छे स्टॉक आइडियाज आते हैं तो वो भी अनिल जी देंगे। तो शुरुआत करते हैं एक्शन की। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आज के जो बड़े ट्रिगर्स हैं वो क्या हैं। एक बार मार्केट्स पर नजर डालिए। बेहतरीन एक्शन ग्लोबल बाजारों में बनते हुए दिख रहा है और वो इसलिए क्योंकि फाइजर के बाद अब मॉडर्ना ने भी कहा है कि उनकी वैक्सीन प्रभावी है, बल्कि इनकी वैक्सीन तो फाइजर से भी ज्यादा प्रभावी है। लगभग 95% इफेक्टिवनेस रेट पाया गया है, तो वहां से डेफिनेटली बाजारों में तेजी का माहौल बना है। वैक्सीन से जुड़ी एक और अच्छी खबर, भारत बायोटेक के तीसरे चरण का ट्रायल अब शुरू हो गया है, तो वहां से भी डेटा आने का इंतजार रहेगा। रिकॉर्ड ऊंचाई पर हमने देखा है डाउ और S&P 500 को। अब तो 30,000 के करीब डाउ पहुंचते हुए दिख रहा है और बाजारों में तेजी का माहौल बरकरार है। और इस तेजी को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है मॉर्गन स्टैनली, जिन्होंने भारत में अपना टारगेट बढ़ा दिया है सेंसेक्स पर और कह रहे हैं कि एक साल में सेंसेक्स करीब 50,000 के स्तर को छू सकता है। सेंसेक्स 50,000 छू सकता है। आज नए रिकॉर्ड की तैयारी में है। बेहद पॉजिटिव ग्लोबल क्यूज आते हुए आपको इस समय दिख रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के एक्शन की। अनिल जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। थोड़ा नेटवर्क इशू आ रहा है इसलिए आज फोन पर आपसे बात कर रहे हैं सर। पर बताइए, सबसे पहले तो ये जो वैक्सीन से जुड़ी एक और अच्छी खबर आई है मॉडर्ना की, उससे बाजारों में एक और तेजी का ट्रिगर मिल गया है। तो किस तरह से देखना चाहिए सर? अब तो 2 वैक्सीन हैं जो प्रभावी हैं कोरोना की लड़ाई में। बिल्कुल दीप, गुड मॉर्निंग। और आपको और पूरी टीम को और जी बिजनेस के सभी दर्शकों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये संवत आपके लिए बहुत सुख, शांति और समृद्धि लाने वाला हो, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। और साल की शुरुआत में देखिए एक से एक बढ़िया खबरें आने की तैयारी होती दिख रही है। देखिए, वैसे तो आमतौर पर ये होता है कि बाजारों का रिएक्शन जो होता है वो पहली और नई खबर पर होता है। तो फाइजर की खबर पर जो बाजार ने रिएक्शन दिया, जिस तरह से डाउ 1600 अंक उछला था, उसके बाद अब कोई ऐसी वजह नहीं है कि मॉडर्ना की वैक्सीन आने के बावजूद बाजार नए रिकॉर्ड हाई पर पहुंचे, जैसा कि कल अमेरिका में हुआ। डाउ फिर से लाइफ टाइम हाई पर बंद हुआ है। लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो उसकी बड़ी वजह यह है कि जो मॉडर्ना की वैक्सीन में जो बात आ रही है वो ये कि अब ये 2 से 6% डिग्री पर भी अगर आप रखें तो भी इस वैक्सीन को आप एक से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, आप अपने घर के फ्रिज में रख सकते हैं। तो एक तो पॉजिटिव ये है कि इसको इस्तेमाल करना और उसको संभाल कर रखना आसान काम है, जो कि नई बात है। दूसरी नई बात जो है दीप, वो ये कि खाली एक फाइजर के भरोसे आप नहीं रह सकते। अगर पूरी दुनिया भर में सब लोगों तक वैक्सीन पहुंचनी है तो एक से ज्यादा कंपनियों की चाहिए, और ताकि सब लोगों को मिल सके और जल्दी मिल सके। और तीसरी बात जो है, जो मॉडर्ना की वैक्सीन में है कि इनका सक्सेस रेशियो फाइजर के मुकाबले में ज्यादा है। फाइजर 90% बोल रहा था, ये 94.5% की सक्सेस रेट बता रहे हैं। तो आमतौर पर ये होता है कि जो पहली खबर होती है उस पर रिएक्शन होता है, लेकिन उस पहली खबर के बावजूद जो मॉडर्ना की वैक्सीन की खबर आ रही है वो ज्यादा बेहतर है इन 3 मायनों में, और इस लिहाज से बाजारों का रिएक्शन एकदम जायज है। इसलिए अब आने वाले समय में कुछ और ऐसी खबरें आपको मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि फाइजर और मॉडर्ना 2 ही वैक्सीन बनाएगी, और भी वैक्सीन बनाएगी। और जितनी ज्यादा कंपनियों की वैक्सीन आए और जितनी ज्यादा अच्छे सक्सेस रेशियो के साथ आए, जितना इजीली पोर्टेबल कर सके, मुझे लगता है वो बाजारों को पसंद आएगा, और इसलिए बाजारों का रिएक्शन बेहद जायज है। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस वक्त जब कोरोना के मामले फिर से तेजी से बढ़ते हुए दिख रहे हैं, अगर यही सिचुएशन 15 दिन पहले की होती तो दीप शायद बाजारों का रिएक्शन वो नहीं होता कि ठीक है ना, अब तो चल रहा है सब, कोरोना को लेकर हम बड़े कंफर्टेबल है, कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है, धीरे धीरे चले जाएगा, यूज टू हो गए, न्यू नॉर्मल है। लेकिन जब वापस से वेव आई है तब वैक्सीन की अर्जेंसी, जरूरत, ये और ज्यादा लोगों को अब फील होने लगी है। और मुझे लगता है कि ये एक और पॉजिटिव चीज है। तो ये 3-4 चीजें ऐसी पॉजिटिव दिख रही है जो मॉडर्ना की खबर के बाद आई है, और उस वजह से बाजारों का जो रिएक्शन आया एकदम जस्टिफाइड है। नहीं तो आमतौर पर एक वैक्सीन आने के बाद 10 बोले ना, उससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन फर्क पड़ता है इस तरह के माहौल में। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये जो बाजारों ने रिएक्शन दिया है वो एकदम परफेक्ट है। बिल्कुल, तो बाजारों ने बढ़िया रिएक्शन दिया है और नए साल की शुरुआत भी अच्छी खबरों के साथ होती हुई दिख रही है, तो ये एक अच्छी बात है सर। आज के मार्केट एक्शन पर भी आपसे सवाल पूछने और भारतीय बाजारों के भी लेवल्स आपसे पूछने सर, पर उससे पहले बीपीसीएल पर आपकी राय जानना चाहूंगा सर, क्योंकि यहाँ पर जो आप खबरों की बात कर भी रहे थे मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन पर, वैसे ही होते दिख रहा है। सरकार का बयान बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स मिला है। अब आगे बोलियों की एनालिसिस सरकार करेगी, पर स्टॉक पर किस तरह से नजर डालनी चाहिए ये बताएं सर। देखिए दीप,
दो तरीके से इसे देखना चाहिए। पहले तो सरकार की डाइवेस्टमेंट प्रोसेस के तौर पर और दूसरा बीपीसीएल के स्टॉक के एक्शन के तौर पर। पहले डाइवेस्टमेंट प्रोसेस की बात करते हैं। क्या हुआ है, सरकार ने ये कहा था कि 16 नवंबर के बाद हम डेडलाइन को एक्सटेंड नहीं करेंगे और वो उन्होंने इस बात को कायम रखा है। ये एक अच्छी खबर है। इसका मतलब ये कि अगर ये कोरोना काल नहीं होता और पहले ही कंपनी आकर अपने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दे पाती तो शायद सरकार इस प्रोसेस को पहले ही पूरा करने को तैयार रहती है। तो एक तो ये कि सरकार का कमिटमेंट साफ दिख रहा है कि डाइवेस्टमेंट करना चाहती है और कोशिश ये कि मार्च के पहले पहले इसी फाइनेंशियल ईयर में ये डाइवेस्टमेंट हो जाए। और बीपीसीएल का डाइवेस्टमेंट एक तरह से सरकार के डाइवेस्टमेंट प्रोग्राम का लिटमस टेस्ट है। अगर बीपीसीएल को सक्सेसफुली और अच्छे प्राइस पे सरकार विनिवेश कर पाती है तो ये बाजार का कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला होगा और सरकारी कंपनियों की री रेटिंग करने वाला होगा। तो पहली चीज है कि इस पहली बाधा को सरकार ने आसानी से पार किया, अपनी डेडलाइन को होल्ड किया है। दूसरी बात अब ये कि कौन और कितने लोग हैं जो बीपीसीएल में इंटरेस्ट रखते हैं, दावा लगाने को तैयार है। अभी जो कल आया वो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है कि देखिए हम बीपीसीएल में इंटरेस्टेड है। बीपीसीएल में इंटरेस्ट होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि उन्होंने ये बोल दिया कि हम इस प्राइस में इंटरेस्टेड है या हम लेंगे ही लेंगे। देखिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट और बाइंडिंग एग्रीमेंट में बड़ा फर्क है। अभी ये पहली प्रोसेस है, पहली स्टेप है जहां पर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट और सरकार ने अभी तक नाम नहीं बताया और वो राइटली सो, क्योंकि आप अभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कितनी बोलियां आई है, किसने लगाई है। अब सब अपना अपना अंदाज लगा रहे हैं कि बड़े लोगों ने लगाई है, नहीं लगाई है, विदेशी कंपनियों ने लगाई है, नहीं लगाई है, किसी को पता नहीं। एग्जैक्टली सरकार को मालूम है कितनी बोलियां आई है। और इस वक्त मैं आपको बता दूं, अगर आप ये सोचो कि किसी ने बोली 500 रुपए में लगाई है, 600 में लगाई, 800 में लगाई या 300 में लगाई, तो ये अंदाज लगाना बिल्कुल गलत है। इस वक्त किसी भी बिडर ने प्राइस नहीं दी है, प्राइस देने का अभी सवाल ही नहीं उठता। अब अभी जो हुआ है इस प्रोसेस में ये है कि जो भी बिडर्स हैं उन्होंने अपना इंटरेस्ट दिखाया कि हम खरीदने में उत्सुक हैं। इसके बाद इन्हें बीपीसीएल का ड्यू डिलीजेंस करने की अनुमति दी जाएगी, यानी कि वो कंपनी के बारे में जो जानना समझना पूरा चाहते हैं, जो उनके सवाल जवाब है वो दीपम से करेंगे। उसके बाद सेटिस्फाई होने के बाद वो बीपीसीएल की एक कीमत लगाएंगे और वो कीमत सरकार को देंगे और फिर सरकार के ऊपर है कि उस कीमत को एक्सेप्ट करे या न करे। तो पहली प्रोसेस को बहुत अच्छे से पार किया है, इसलिए काफी जगह आपको ये सुनने में मिल रहा होगा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि बड़े ग्रुप्स ने बोलियां लगाई है, कुछ लोग कह रहे हैं बड़े विदेशी निवेश कंपनियों ने बोलियां लगाई, कुछ कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। तो आपको उसी चीज पर भरोसा करना है जो ऑफिशियल है। ऑफिशियल ये है कि मल्टीपल बोलियां आई हैं। मल्टीपल बोलियों से मतलब होता है 2 से ज्यादा। तो 2 से ज्यादा बोलियां आना या इंटरेस्ट आना वो अपने आप में अच्छी बात है। तो कम से कम बीपीसीएल के लिए एक चीज दीप यहाँ से क्लियर है कि यहाँ से बीपीसीएल के स्टॉक में डाउन साइड रिस्क अब कम हो गई है, नहीं के बराबर है, खत्म हो गई है। 5-10-15 रुपए ऊपर नीचे होना एक अलग बात हो सकती है बाजार के मूड के साथ, लेकिन अब जो बीपीसीएल में आपने पुराने लोज देखे हैं, जिस तरह की मार पड़ती हुई दिखी कि पता नहीं डाइवेस्टमेंट होगा नहीं होगा, कब होगा, ये डर खत्म हो गया। अब रहा सवाल स्टॉक प्राइस के मूवमेंट का, तो पहली चीज जब आपकी डाउन साइड रिस्क लिमिटेड है और अगर थोड़ा भी नीचे आएगा तो लोग खरीदने को फिर से तैयार होंगे इस उम्मीद में। देखिए एक चीज क्लियर कट है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आने के बाद जब फाइनल बोली आएगी तो सरकार औने पौने दामों पर तो नहीं बेचेगी, ये बात मानकर चलें। अगर बीपीसीएल बिका तो प्रीमियम पर ही बिकेगा, ये तो पक्का है। नहीं बिके वो अलग बात हो सकती है, लेकिन बिकेगा तो प्रीमियम पर ही बिकेगा। मेरा ये मानना है इस लिहाज से बीपीसीएल के लिए एक अच्छी खबर है कि 1 से ज्यादा बोलियां आई, 2 से ज्यादा बोलियां आई है। जहां तक स्टॉक प्राइस का सवाल है, हो सकता है थोड़ा सा स्टॉक प्राइस आज गैप से ऊपर खुलने के बाद प्रॉफिट बुकिंग दिखाए, क्योंकि पिछले 2 सेशन में नहीं, दिवाली के मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन में हमने भी रिकमेंड किया था 398-99 के आसपास, जो काफी तेजी से बढ़ा था। 420-425 के आसपास आप एक बार 25-30 के आसपास आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं आज से गैप से खुलने के बाद, और फिर वापस से अगर करेक्शन होगा तो नीचे में इंतजार कर सकते हैं। तो मेरा ये मानना है, इसीलिए हमने फ्यूचर्स को ऑप्शंस में कन्वर्ट करने की राय दे दी थी। मेरा ये समझना है आपके पास अगर बीपीसीएल के लॉन्ग पोजीशन है, आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 408 रुपए। फ्यूचर्स का मैं लेवल बता रहा हूँ, 408 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आपको बीपीसीएल के स्टॉक में अपनी पोजीशन रखनी चाहिए और ऊपर की तरफ एक अच्छा गैप मिले आपको 425 के आसपास, 420 के आसपास, 430 के आसपास, तो वहां प्रॉफिट बुक कर लीजिए और फिर से इंतजार कीजिए। ये स्ट्रेटेजी ठीक रहेगी, क्योंकि अब खबर बाहर आ चुकी है, मल्टीपल बोलियां आ चुकी है। तो अगर गैप से ऊपर खुलता है, अगर नाम सामने आ गए कि कौन है इंटरेस्टेड है, कौन नहीं है, किसने लगाई, तो स्टॉक का रिएक्शन उसके बाद इन चीजों पर और होगा कि अगर वाकई में बहुत बड़े और अच्छे अंतर्राष्ट्रीय नाम सामने आते हैं तो फिर स्टॉक का रिएक्शन और होगा, और अगर नाम सामने नहीं आते हैं, ढके रहते हैं, तो फिर डीप मेरे ख्याल से 420-430 की रेंज में एक बार प्रॉफिट बुकिंग होनी है। चलिए बढ़िया। तो खबर अच्छी है बीपीसीएल के लिए। आज आपको अगर अच्छा गैप मिले तो आप मुनाफा बुकिंग कर सकते हैं। 408 आपका स्टॉप लॉस का लेवल रहेगा।
तो ये तो रही बीपीसीएल की बात। पर सर एक व्यू तो अब मार्केट्स पर भी बनता है, क्योंकि हमने देखा है डाउ रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच चुका है, लगातार 2 दिन S&P 500 पर क्लोजिंग हाई बना है। निफ्टी भी रिकॉर्ड आज तो बनाएगा सर, पर वो जो 13,000 के लेवल का इंतजार है, क्या वो भी आते हुए दिखता है? दीप, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, आपको याद होगा कुछ समय पहले 12,000 के लेवल को लेकर भी यही इसी तरह के सवाल उठ रहे थे कि क्या 12,000 पार होगा, क्योंकि 12,400 लाइफ टाइम हाई है, 12,430 उसके आसपास पहुंचे हैं तो प्रॉफिट बुकिंग आनी है। देखिए, हर एक बड़े लेवल के पहले ये सवाल मन में आना सही है, गलत बिल्कुल भी नहीं है। अब आपके ऊपर है कि आप 13,000 को 13,000 ही मानते हैं, या 12,800 12,900 भी एज गुड एज 13,000 है, या 13,200 13,100 को आप मानेंगे 13,000 को पार करना। 13,000 इज जस्ट नंबर, ये समझ लीजिए, खाली एक आंकड़ा है। मेरा ये समझना है, अगर वाकई में आपको आंकड़ा देखने का ही इंटरेस्ट है तो 12,875 12,900 ये वो लेवल है जो आखिरी पड़ाव है रुकावट का। देखिए, आखिरी पड़ाव है रुकावट का, अगर बाजार को रुकना है तो इन लेवल के आसपास। मेरा ये समझना है कि एक बार की 12,800 से 13,200 की रेंज में कहीं कहीं जाकर बाजार अपनी जो जोर से जो तेज दौड़ लगा रहा है उसमें थोड़ा सा वक्त बिताएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि यू टर्न ले लेगा या एकदम वहीं पर टॉप बनाकर घूम जाएगा। अल्टीमेटली एक अच्छे रनअप के बाद बाजार को कहीं न कहीं थोड़ा वक्त बिताना होता है, कंसोलिडेट करना होता है अगले मूव के लिए। तो 13,000 जो आप पूछे बिल्कुल संभव है, पॉसिबल है, इसी हफ्ते भी आ सकता है। अच्छा, एक और चीज बताओ, आना है तो इसी हफ्ते आना है, होना है तो इसी हफ्ते होना चाहिए, क्योंकि इससे बढ़िया मूड माहौल आपको मिलेगा नहीं जब वैक्सीन की अच्छी खबरें हैं, एफआईज की खरीदारी दमदार है, रिजल्ट सीजन आपका खत्म हो चुका है, मजबूती के साथ खत्म हुआ है। इसके अलावा आप देखिए ग्लोबल मार्केट्स लाइफ टाइम हाई पर है, लिक्विडिटी भरपूर है। तो अब आप 13,000 पार नहीं करेंगे तो कब करेंगे? तो करना है तो इसी हफ्ते करना है। और मेरा ये समझना है जो इन्वेस्टर्स हैं उनको 12,800 13,200 की रेंज पर फोकस करना चाहिए। इस रेंज में थोड़ा सा वक्त बिताएं, वहां पर आप अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक्स को देख लें, अगर चर्न करना है तो चर्न करें, क्वालिटी स्टॉक्स को जोड़ दें। अब भी आपको ढेर सारे स्टॉक्स ऐसे मिलेंगे जिनमें वैल्यू है, अब भी आपको बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे मिलेंगे जहां पर वैल्यूएशन महंगे हैं। तो महंगे वैल्यूएशन वाले स्टॉक से सस्ते वैल्यूएशन वाले स्टॉक्स में जाने में समझदारी होगी। तो 13,000 संभव है और इसी हफ्ते संभव है। बिल्कुल, तो 13,000 संभव है, इसी हफ्ते संभव है। आ जाता है कि नहीं उसका भी इंतजार रहेगा सर। तो फिर आज के ट्रेड की शुरुआत करते हैं। बताएं सर, आज के संकेत क्या निकल कर आ रहे हैं, किस रेंज पर आपकी नजर रहेगी? देखिए, ग्लोबल संकेत आज पॉजिटिव साइड पर रखे हैं, एफआईज के संकेत पॉजिटिव हैं, घरेलू फंड्स के संकेत नेगेटिव है। और ये जो सारे संकेत मैं आपको दे रहा हूँ दीप, वो शुक्रवार और शनिवार के मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन को दोनों को मिलाकर दे रहा हूँ, क्योंकि मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन के डेटा छोटे हैं और ज्यादातर एक्शन जो है वो ट्रेडर्स की तरफ से था, फंड्स की तरफ से थोड़ा कम था। सेंटीमेंट पॉजिटिव है, ट्रेंड पॉजिटिव है, वायदा कारोबार के संकेत न्यूट्रल है आपके लिए, उसमें कोई बदलाव नहीं। ज्यादातर आंकड़ों में बदलाव नहीं, लेकिन रेंज ऊपर की तरफ शिफ्ट हुई है, स्पेशली निफ्टी पर 12,700 12,750 अब निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट के तौर पर आज के सपोर्ट पर काम करेगा। और वीकली आप देख रहे हैं तो 12,600 12,650 होगा, लेकिन हम आज की बात करें 12,700 12,750 दिन का सपोर्ट जोन है। ऊपरी स्तर पर 12,875 12,925 ये हायर जोन है। अगर इसको पार करके टिके तो फिर 12,975 13,050 ये वो रेंज है जहां पर प्रॉफिट बुकिंग आएगी। एक बार की 13,000 के लेवल के आसपास प्रॉफिट बुकिंग आना लाजमी है, क्योंकि 13,000 की लेवल पर वीकली और मंथली दोनों ही सीरीज में दीप हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है कॉल्स में। तो 13,000 को एकदम से पार करने के पहले बाजार हल्की सी वहां पर एक बार प्रॉफिट बुकिंग दिखा सकता है, ये ध्यान में रखिए। बैंक निफ्टी 28,200 28,300 आज के लिए मजबूत सपोर्ट जोन के तौर पर काम करेगा। ऊपरी स्तरों पर 29,175 ये एक ऊपर की रेंज है आज के लिए, यहां पर रुकना चाहिए। इसे पार किया तो 29,275 29,550 ये अगला रेंज होगा प्रॉफिट बुकिंग के लिहाज से। और मेरा ये फाइनल टारगेट 29,550 का अभी के लिए बनता है, जिस तरह से बाजार का एक्शन है। तो अगर सब कुछ ठीक रहा तो 29,275 29,550 तक जाने की कोशिश इस हफ्ते निफ्टी की ऊपर की तरफ हो सकती है। जी जी बिल्कुल, तो 13,000 के करीब आप निफ्टी जाते हुए देख सकते हैं अपवर्ड रेंज में। 29,500 550 ये हैं लेवल्स अपवर्ड साइड पर बैंक निफ्टी के लिए। आज की दिन की रेंजेस क्या निकल कर आती हैं सर? छोटी रेंज दिन की है 12,775 12,875, जहां हम बंद हुए हैं 12,780 के आसपास वही लेवल है। तो लाल निशान में फिसलने नहीं चाहिए, तो पहला सपोर्ट वहीं पर बंद कर आता है जी। और 12,875 ऊपर की रेंज होगी। 12,750 12,925 दिन की मीडियम रेंज है, ज्यादा संभावना है कि इस रेंज से हम काम चला लें। और बड़ी रेंज जो निकल कर आएगी 12,700 से लेकर 12,975 की, ये 3 रेंज पर आपको करना है फोकस।
बैंक निफ्टी 28,300, 28,850 दिन की छोटी रेंज है। 28,200, 29,000 ये दिन की मीडियम रेंज होगी और बड़ी रेंज 28,075 से लेकर 29,175 की निकल कर आती है बैंक निफ्टी के लिए। एफआई की तरफ से नेट लॉन्ग पोजीशन 67% से 67%, 1% बढ़कर आई, कंफर्टेबल है। मुझे दिक्कत 75% के आसपास आने पर ही होती है। नीचे की अगर थोड़ा सा आंकड़ा नीचे आता है तो ये बेहतर है कि निचले स्तरों पर एफआई की तरफ से खरीदारी की गुंजाइश बनती है। पुट कॉल रेशियो कंफर्टेबल है, थोड़ा सा हायर साइड पर है लेकिन अलार्मिंग और अलर्ट वाला नहीं है। 159, 1.59 ठीक है, कंफर्टेबल है। विक्स 3% और घटाए, ये एक अच्छा संकेत है। जी जी बिल्कुल, तो संकेत पॉजिटिव हैं, एक्शन भरपूर होने वाला है आज के दिन में। ये हैं आपके लिए सारी रेंजेस। सर, पोजीशंस के बारे में बताइए, जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशन है क्या ध्यान में रखना चाहिए? एग्जिस्टिंग पोजीशन में 12,700 क्लियर कट वेल डिफाइंड स्टॉप लॉस है इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए भी और क्लोजिंग बेसिस पर भी। अब 12,700 के नीचे जाए तो आप अपनी तेजी की पोजीशन को कम करिए, खत्म करने की बात नहीं कर रहा हूँ दीप, कम करिए। अगर आपके हायर लेवल्स की तेजी की पोजीशन बनी है तो आपको कम करनी है 12,700 के नीचे इंट्राडे या क्लोजिंग में फिसलने पर। बैंक निफ्टी का स्टॉक लॉस बहुत छोटा दे रहा हूँ, वैसे कायदे से 28,200 निकल कर आता है लेकिन मैं 28,400 ही दे रहा हूँ दीप, इसलिए कि अब प्रॉफिट में है आप और हायर लेवल पे हैं तो क्यों ज्यादा रिस्क रखना है। वापस से मौका मिलेगा, फिर से एंट्री कर लीजिए। तो 28,400 आपका छोटा स्टॉप लॉस है बैंक निफ्टी पर, मुश्किल से 200 पॉइंट का। ये स्टॉप लॉस आपको इंट्राडे बेसिस पे भी रखना है और क्लोजिंग बेसिस पर भी। शॉर्ट पोजीशन है, कायदे से तो नहीं होनी चाहिए, अगर फिर भी किसी न किसी की तो होगी, जितनी लॉन्ग है उसके सामने शॉर्ट भी होंगे लोग। तो दीप अब 12,830 नया लाइफ टाइम हाई बने, आज बनेगा ही, खुलते ही नए साल के दिन एक और लाइफ टाइम हाई आपको देखने को मिलेगा। तो बस उसके बाद आप शॉर्ट मत रहिए, काट के खत्म कर लीजिए। इंट्राडे में और क्लोजिंग दोनों ही बेसिस पर 12,830। बैंक निफ्टी 28,850, इसके ऊपर अगर आज बंद होते हैं तो पोजिशनल ट्रेडर्स को अपनी शॉर्ट काट लेनी चाहिए और इंट्राडे ट्रेडर्स भी 28,850, 250 पॉइंट ऊपर यहाँ पर स्टॉप लॉस रखें, इसके ऊपर आपको शॉर्ट नहीं रहना चाहिए। जी जी बिल्कुल सर, तो ये है आपके लिए पूरा लेवल्स का विश्लेषण। अब नई पोजीशंस के बारे में बताएं सर, कैसे बनानी चाहिए नई पोजीशन? खरीदिए निफ्टी 12,700 के स्टॉप लॉस के साथ, 12,825 उसके ऊपर खुलेंगे, 12,875, 12,925, 12,975 ये तीन टारगेट। उसके ऊपर 13,000 के पार के टारगेट भी निकल कर आते हैं लेकिन मैं आपको और ऑप्टिमिस्ट नहीं करना चाहता, उसके पहले थोड़ा सा रुक कर नीचे आएंगे, फिर हम उन लेवल्स की भी बात करेंगे। जो लोग निफ्टी शॉर्ट करना चाहते हैं वो एक चांस ले सकते हैं। 12,950 से 13,025 अच्छी रेंज है जहां पर एक बार आपको शॉर्ट भी करना चाहिए। 13,075 का स्टॉप लॉस रखिएगा। 12,925, 12,875 और 12,825 ये तीन टारगेट के लिए ऊपरी स्तरों पर आप पोजीशन शॉर्ट बना सकते हैं, निफ्टी में कोई दिक्कत नहीं। बैंक निफ्टी खरीदिए 28,400 के छोटे स्टॉप लॉस के साथ, 28,850 इसके आसपास हमें खुलना चाहिए। 29,000 इसमें 28,950 से 29,025 की 75 पॉइंट की रेंज आती है, इसलिए मैंने बीचों बीच में 29,000 लिए। 25-30 पॉइंट आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा, स्पेशली 29,000 के लिए बोल रहा हूँ। 29,030 अब तक का हाई बनाए अभी 3 दिन पहले 11 तारीख को, तो 29,000 के 25-30 के ऊपर निकलने के बाद 29,175, 29,275 और फाइनल टारगेट बैंक निफ्टी का है 29,550 का। अब आइए बैंक निफ्टी शॉर्ट करना है, शॉर्ट तो करना है दीप, थोड़ा सा शॉर्ट करने में ये है कि किस लेवल से करें। वैसे 29,000 के आसपास से थोड़ा सा ऐसा मूड माहौल बनना चाहिए कि शॉर्ट किया जाए, देखते हैं, लेकिन थोड़ा रिस्की हो सकता है ग्लोबल मार्केट की तेजी को देखते। तो अगर डाउ फ्यूचर्स मजबूत रहे तो हायर लेवल का इंतजार करें शॉर्ट करने का। वो हायर लेवल आपका 29,275, 29,550 की रेंज है जो सेफ है शॉर्ट करने के लिए आज से। और अगर आपको डाउ फ्यूचर्स वीक होता दिखे तो 29,000 से लेकर 29,175 की रेंज में ही शॉर्ट कर लीजिए, वहां पर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये खुलने के बाद और मैं 9:08 पे आपको बताऊंगा जहां खुल रहे हैं उस हिसाब से कि कहाँ क्या करना चाहिए। फिलहाल आप 29,275, 29,550 की रेंज रखिए बेचने के लिए आज से। 29,650 आपका स्टॉप लॉस होगा। 29,175, 29,050, 28,950 और 28,850 तक के टारगेट के लिए यहाँ पर आपको बिकवाली करनी चाहिए। और आज मैंने सेक्टर्स के तौर पर पॉजिटिव सेक्टर सरकारी कंपनियों का दिया है। पूरी संभावना है कि बीपीसीएल के डाइवेस्टमेंट को देखकर अब सरकारी कंपनियों में और तेजी बननी चाहिए। दूसरा ये कि दीपम ने वर्ल्ड बैंक को सरकारी कंपनियों के एसेट मोनेटाइजेशन के एडवाइजर के तौर पर भी, कंसल्टेंट के तौर पर भी नियुक्त किया है, ये भी एक अच्छी खबर है। तो अच्छी खबर आ रही है, सरकारी कंपनियों पर नजर रखिए। नई पोजीशंस बनाने के लिए भी अनिल जी ने आपको रेंजेस दे दी हैं।
8 स्टॉक्स वायदा कारोबार के बैन में थे, 8 के 8 स्टॉक्स वहां पर बैन में बने हुए हैं, फ्रेश एंट्री एग्जिट नहीं है। अब जान लेते हैं आज का स्टॉक ऑफ द डे कौन सा है। बताएं सर, क्या चुना है स्टॉक के लिए? दीप, आमतौर पर मैं स्टॉक ऑफ द डे नहीं चुनता, लेकिन आज जो कल खबर आई थी जिसमें कि एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के नए एमडी और सीईओ नवनीत मुनोत साहब होंगे, जो अभी एसबीआई म्यूचुअल फंड के डायरेक्टर और सीईओ हैं। ये एक अच्छी खबर है एचडीएफसी एएमसी के लिए। वैसे भी म्यूचुअल फंड के स्टॉक जो लिस्टेड है उनमें 3 स्टॉक हैं, एचडीएफसी एएमसी, निप्पॉन लाइफ और तीसरा यूटीआई एमएससी। तो इसी क्रम में आपको ये तीनों स्टॉक अच्छे लगेंगे। एचडीएफसी एएमसी ये अल्टीमेटली एक ऐसा स्टॉक है जो आगे पीछे कभी न कभी आपको निफ्टी का हिस्सा बनता हुआ दिखेगा। पेरेंटेज के बारे में कोई कहने की जरूरत है नहीं, और अगर उन्हें एक नया एमडी और सीईओ नवनीत जी के रूप में मिलता है तो ये एक अच्छी पॉजिटिव खबर है। अगले कुछ समय में वो ज्वाइन करेंगे, मुझे लगता है वक्त लगेगा उसमें, जाहिर सी बात है ट्रांजिशन में, लेकिन एचडीएफसी एमसी के लिए सेंटीमेंट के लिहाज से ये बेहतरीन खबर है। 2410 के स्टॉप लॉस के साथ इसे खरीदें। 2500 रुपए और 2535 के छोटे टारगेट हैं ये ट्रेडिंग के लिहाज से, लेकिन मेरे ख्याल से ये स्टॉक ऐसा है जो गिरावट में आपको पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिहाज से, पोर्टफोलियो में रखने के हिसाब से खरीदना चाहिए। उस लिहाज से आप इसे खरीद कर रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। तो आज स्टॉक ऑफ द डे के तौर पर एचडीएफसी एएमसी में आप खरीदारी कर सकते हैं। बिल्कुल, तो एचडीएफसी एएमसी आपका है स्टॉक ऑफ द डे, नजर रखिए इस स्टॉक पर। अच्छा अनिल जी, थोड़ा डेटा के बारे में भी अगर बात करें, 2 दिन का कंबाइंड डेटा हम देख रहे हैं, फ्राइडे और मुहूर्त सेशन का। बताएं सर, एफआईज और डीआईज के एक्शन से क्या समझना चाहिए? देखिए दीप, दोनों डेटा में अगर आप देखेंगे तो मुहूर्त ट्रेडिंग के डेटा तो बहुत ही छोटे, कोई खास बदलाव वाले है नहीं। जो शुक्रवार के डेटा थे उसमें एफआई ने दमदार खरीदारी की, कैश मार्केट में 1900 करोड़ से ज्यादा की, और लेकिन सामने स्टॉक फ्यूचर्स भी 1300 करोड़ के बेचे, तो थोड़ा सा हाथ धीमा किया है। दिक्कत वाली बात नहीं, घरेलू फंड दबाकर बेच ही रहे। 2460 करोड़ की बिकवाली उन्होंने की है, और एफआई ने थोड़ा सा इंडेक्स फ्यूचर्स में भी कमी की थी, लेकिन ओवरऑल ठीक है डेटा, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ये फंड फ्लोज के लिहाज से। अब आइए आप वायदा कारोबार के डेटा, 1-2 चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग है जो दीप मैं बताना चाहता हूँ जो मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन में हुआ है। पहली चीज तो ये कि एफआईसी नेट लॉन्ग पोजीशन 1% बड़ी कंफर्टेबल है, पुट कॉल रेशियो 1:59 पर कंफर्टेबल है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, निफ्टी देखिए 33 पॉइंट के प्रीमियम से घटकर 2 पॉइंट प्रीमियम रहेगी, यानी 31 पॉइंट की प्रीमियम कम हो गई। ये प्रीमियम आज बढ़नी चाहिए, पहली चीज। बैंक निफ्टी 46 पॉइंट की प्रीमियम 74 पॉइंट के डिस्काउंट पर आ गई है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो इतना डिस्काउंट कैसे हो सकता है कि मतलब आप देखिए 120 पॉइंट के स्विंग आपकी प्रीमियम और डिस्काउंट में। तो आज जिन लोगों की लॉन्ग पोजीशन है उन्हें वैसे ही थोड़ा पैसा तो डिस्काउंट कम होने की वजह से ये बनेगा, तो ये डिस्काउंट थोड़ा जरूर से ज्यादा हो गया। अब आइए वायदा कारोबार के आंकड़े। 12,700 आपके लिए इमीडिएट सपोर्ट लेवल है। क्यों? 24 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है वीकली सीरीज के पुट में, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। तो 12,700 के नीचे आप ट्रेड करना शुरू करें तो ही आप गिनेगा कि आप कमजोर हैं। 12,800 के ऊपर खुलेंगे, और दीप 12,800 के ऊपर खुलते 41 लाख शेयर कम से कम ऐसे हैं निफ्टी में जो कॉल राइटर शॉर्ट हो जाएंगे। तो आपको 12,775 12,825 की रेंज में आपको शॉर्ट सेलिंग का, शॉर्ट कवरिंग का सहारा मिलता हुआ दिखेगा। तो गैप से खुलने के बाद 12,775 12,825 आपके लिए दिन पे सपोर्ट का काम करेगा। जैसे ही 12,900 अगर आपने पार किया तो 55 लाख शेयर आपके कॉल राइटर्स ऐसे हैं जो शॉर्ट हो जाएंगे, जो बाजार को मजबूती देंगे। इस वक्त बाजार में लॉन्ग पोजीशन से ज्यादा शॉर्ट सेलर सपोर्ट दे रहे हैं, अपना हर लेवल पर शॉर्ट हो रहे हैं, और वो शॉर्ट से कवरिंग जो आ रही है वो बाजार में निचले स्तर से आपको तुरंत रिकवरी आती हुई दिखाती है, और अभी भी डेटा में यही दिख रहा है। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के डेटा कम है जी, और बैंक निफ्टी में 29,000 आखिरी बाधा है, 29,000 के आसपास हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, 29,000 के कॉल्स पे 8 लाख शेयरों का, हालांकि बड़ा नहीं है लेकिन है 29,000 पे। तो 29,000 यानी 28,950 29,025, ये 75 पॉइंट की रेंज रुकावट वाली है। 29,025-30 के पार निकल कर टिके तो फिर बैंक निफ्टी में भी एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग फ्रेश खरीदारी होगी, जो 29,175 275 और 29,550 तक बैंक निफ्टी को ले जा सकती है। तो निफ्टी में नीचे की तरफ 12,700 इंपॉर्टेंट लेवल है, ऊपर 12,900। बैंक निफ्टी पर एक ही लेवल इंपॉर्टेंट दिख रहा है, वो है 29,000 का, बस। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स जहां पर आपको नजर रखनी है। अनिल जी, आपने स्टॉक ऑफ द डे तो दे दिया है सर, पर नए साल की शुरुआत है, थोड़ा कुछ और एक्स्ट्रा तो बनता है व्यूअर्स के लिए। चलिए, तो नए साल की चलिए मैं एक काम करता हूँ, आपको एक नए साल के तौर पे एक बढ़िया इन्वेस्टमेंट पिक देता हूँ।
9 बजे मैं तब तक आप मुझे थोड़ा सा समय दें। मैंने स्टॉक ऑफ द डे के हिसाब से तैयारी की थी, तो मैं थोड़ी सी देर में एक कोई बढ़िया इन्वेस्टमेंट स्टॉक आपको निकाल कर देता हूँ। वैसे तो मुझे लगा कि मोटर ट्रेडिंग सेशन में हमने इतने स्टॉक दे दिए इन्वेस्टमेंट के लिहाज से कि अब शायद एपेटाइट खत्म हो गई होगी, लेकिन आपने कहा है तो आपका आदेश सर आंखों पर, तो मुझे थोड़ा सा वक्त दे, तो 9 बजे के आसपास मैं आपको एक बार फिर से एक बढ़िया नए साल की पिक के तौर पर बढ़िया इन्वेस्टमेंट स्टॉक एक या दो निकाल कर रखता हूँ, तो मैं वापस से आपको दूंगा। बीच में तो मैं आपके साथ हुई। बिल्कुल सर, मार्केट्स रिकॉर्ड हाई की तरफ जा रही हैं, तो एपेटाइट तो रहेगी ही। पिक्स की बढ़िया पिक्स दी थी अनिल जी ने मुहूर्त सेशन पर थोड़ी और बेहतरीन नए साल की पिक्स अनिल जी की तरफ से थोड़ी देर में आ रही हैं। तब तक देख लेते हैं कि कौन से बाकी स्टॉक्स हैं जहां पर आपको नजर रखनी है। हमारी पूरी रिसर्च टीम हमारे साथ तैयार है। स्टूडियो में मेरे साथ वरुण और कुशल हैं, साथ ही आशीष भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुशल, आपसे शुरुआत करते हैं। बताइए, इतने सारे ट्रिगर्स आए हैं, इतनी सारी खबरें आई हैं, आज के लिए क्या इंपॉर्टेंट रहेगा? बिल्कुल, लॉन्ग वीकेंड था दीपांशु, और यहाँ पर जो खबरों के ट्रिगर्स हैं उस पर चर्चा करते हैं, जिसमें सबसे पहला है चीन और कोरिया के जो कॉस्टिक सोडा पर एंटी डंपिंग ड्यूटी खत्म होने की संभावना जो है वो आज जताई जा रही है। तो इससे गुजरात एल्कलीज, डीसीडब्ल्यू और ग्रासिम इंडस्ट्रीज, इन तीनों स्टॉक्स पर फोकस रखना होगा। इसके अलावा एचडीएफसी, एएमसी ये फोकस में रहेंगी, क्योंकि नवनीत मुनत जो है उनको एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त कर दिया गया है, और अभी अगर आप देखें तो उनके करंट डेजिग्नेशन एसबीआई म्यूचुअल फंड के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर के तौर पर कामकाज कर रहे हैं। साथ ही बीपीसीएल पर फोकस रखिए कि सरकार को बीपीसीएल के निजीकरण के लिए काफी अच्छा रिस्पांस मिलता हुआ दिखा है। हालांकि सऊदी अरामको और बीपी जैसी कंपनियों ने दिलचस्पी नहीं दिखाई है, तो इस बात का भी आपको ख्याल रखना होगा। साथ ही इन्फो एज है, यहाँ पर जो जोमेटो में इनकी करीब 22-23% हिस्सेदारी है, उन्होंने करीब 1455 करोड़ रुपए जुटाए हैं, जिसमें 6 निवेशक जो है शामिल हैं, और इस वजह से इन्फो एज आज फोकस में रह सकता है। साथ साथ पीवीआर पर भी फोकस रखिए, क्योंकि कंपनी ने लखनऊ में एक नई सिंगल स्क्रीन शुरू की है, साथ ही फरीदाबाद में भी इन्होंने 3 नई स्क्रीन की शुरुआत की है, यानी कुल मिलाकर 4 नई स्क्रीन जो है पीवीआर खोलते हुए नजर आए हैं। और अंत में एनबीसीसी, जिनका एक बिजनेस अपडेट आया है कि अक्टूबर महीने में कंपनी ने करीब 1165 करोड़ रुपए के ऑर्डर जीते हैं, तो काफी बढ़िया अपडेट जो है एनबीसीसी की तरफ से। बिल्कुल, तो बढ़िया अपडेट एनबीसीसी की तरफ से आ रहा है, कुछ अच्छे ऑर्डर विंस भी हो रहे हैं, तो एक्शन भरपूर है। वरुण, आप बताएं कौन से स्टॉक्स हैं खबरों में? देखिए, सबसे पहले तो फ्यूचर कंज्यूमर्स, इसने फिर से डिफॉल्ट कर दिया है। इनका एनसीडी का जो ब्याज भुगतान करना था उस पर इन्होंने डिफॉल्ट किया, तो खराब खबर है इसके लिए। इसका इंपैक्ट पूरे फ्यूचर ग्रुप पे आपको देखने मिलेगा। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, आपने देखा था पिछले कुछ दिनों में मॉर्गन स्टैनली लगातार इसमें बिकवाली कर रहा था, तो कुल 1.67% हिस्सा जो है इन्होंने इसमें घटाया है। इस कंपनी में फिलहाल जो हिस्सा है वो करीब 2.03% है, यानी कि लगातार बिकवाली के बाद अब इनका हिस्सा जो है इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में वो घट गया है। एवरेडी इंडस्ट्रीज, यहाँ पे इंडसइंड बैंक ने 12 लाख शेयर्स बेचे हैं, 155 के रेट पे ये सौदा हुआ है। इसके अलावा 2 रिजल्ट्स है, वैसे तो ये मुहूर्त ट्रेडिंग के पहले आ गए थे, लेकिन इनका इंपैक्ट शायद आपको आज भी ट्रेडिंग सेशन में देखने मिलेगा। इसके लिए देखना इंपॉर्टेंट है। एक तो टाटा स्टील, नतीजे काफ़ी अच्छे हैं, खासकर मार्जिन देखिए, 13% के मार्जिन का अनुमान था, 16.4% पे आया है। मुनाफा जो है 1665 करोड़ पे आया है, ये बात अच्छी है। इसके अलावा नेदरलैंड के कारोबार को बेचने के लिए इन्होंने एसएसएबी के साथ बातचीत जारी है इनकी, तो ये भी एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। इसके लिए फिर से एक बार टाटा स्टील पे नजर रखिएगा। और ओएनजीसी, इसके स्टैंडर्ड नंबर्स वैसे तो अनुमान से कम है, मार्जिन और रेवेन्यूज, लेकिन प्रॉफिट में एक अच्छा खासा जंप देखने मिला। दरअसल इसकी अदर इनकम का जो आंकड़ा है वो काफ़ी बड़ा है, 436 करोड़ से बढ़ के 2236 करोड़। उसके कारण कंपनी का जो मुनाफा है 2878 करोड़ पे आया है। एक बात और भी अच्छी हुई है, जो रियलाइजेशन है वो माना जा रहा था $39 के आसपास आएगा, वो $41.38 पे आए हैं। तो वैसे अगर आप देखें तो रेवेन्यू मार्जिन पे मिस है, लेकिन रियलाइजेशंस और मुनाफा जो है अनुमान से बेहतर है। बिल्कुल, तो बेहतरीन नतीजे आए हैं टाटा स्टील की तरफ से। ओएनजीसी भी अनुमान से बेहतर है। नजर रखते हैं इनके क्या रिएक्शंस आते हैं। आइए देख लेते हैं इन नतीजों पर और बाकी स्टॉक्स पर ब्रोकरेजेस का क्या कहना है एफआईआर में। गुड मॉर्निंग आशीष, बताएं आज की कौन कौन सी रिपोर्ट्स हैं? गुड मॉर्निंग दीपांशु, सिर्फ 2 रिपोर्ट्स हैं आज। सबसे पहले अब देखिए, टाटा स्टील 6 ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स आई हैं, 6 के 6 ब्रोकरेज हाउस ने लक्ष्य को बढ़ाया है। सबसे ज्यादा लक्ष्य जो है मॉर्गन स्टैनली और जेपी मॉर्गन दे रहे हैं, ये करीब 690 का लक्ष्य दे रहे हैं। ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है। सबसे कम लक्ष्य भी देखिए मौजूदा भाव से काफी ज्यादा ऊपर है, 491 जो है शनिवार की क्लोजिंग है। क्रेडिट स्विस आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे 630 के लक्ष्य के लिए, लेकिन जो लक्ष्य है इन्होंने 365 से बढ़ाकर 630 किया है। सभी के सभी ब्रोकरेज हाउस आप देखिए काफी ज्यादा पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, मान रहे कि जो कीमतों में बढ़त आई है जिसके चलते एक आउटलुक में रिवर्सल देखने को मिल रहा है। इन्होंने एबिटा के अनुमान में करीब 8 से लेकर 23% की बढ़ोतरी की है।
वहीं अगर आप देखें तो जेपी मॉर्गन की कमेंट्री बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, मान रहे कि FY23 के अंत तक अगर आप देखें तो कंपनी का जो कर्ज है करीब 70,000 करोड़ आ जाएगा, यानी ये जो नेदरलैंड्स की डील करने की योजना बना रहे हैं, इससे कंपनी के कर्ज में करीब 17,000 करोड़ की कमी आएगी। यानी ब्रोकरेज हाउस अगर आप देखें तो इनकी जो योजना है स्ट्रक्चरिंग को लेकर, साथ ही जो आगे का आउटलुक है उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। आखिरी रिपोर्ट है रिलायंस इंडस्ट्रीज पर, मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है। इन्होंने जो अर्बन लैडर का अधिग्रहण किया है, होम डेकोर सेगमेंट में एंट्री कर रहे हैं, उसके चलते ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 2247 के लक्ष्य के लिए। ओके, तो नजर रखते हैं इन सारी स्टॉक्स पर। दिग्गज स्टॉक्स आज एक्शन में रहेंगे ब्रोकरेज रेडार के दम पर। आइए शुरुआत करते हैं एक्शन की। हमारे सारे गेस्ट भी जुड़ रहे हैं, जोड़ते हैं उनको पिक ऑफ द डे के बिगुल के साथ। वीके शर्मा साहब हमारे साथ तैयार हैं, राकेश जी, कुणाल जी भी हैं, थोड़ी देर में वागली जी, सुमित जी और साथ ही हिमांशु गुप्ता और किरण जी भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। शर्मा साहब, शुभ शुरुआत करिए नए साल की सर। सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर आपको और आपकी पूरी टीम को। बताएं सर, पिक ऑफ द डे में क्या चुना है? जी, सभी आपके दर्शकों को और आपकी पूरी टीम को और को एंकर्स को और जो को पैनलिस्ट को बहुत बहुत इस जो कल आने वाली है हमारी जो लाभ पंचम, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आने वाला वर्ष, ये जो नव वर्ष है, ये आपका बहुत ही उम्दा बीते, बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हो, हेल्थ अच्छी रहे, बड़े आपके लिए आपका नाम रोशन करें, और जो आपके फैमिली में जो वृद्ध हैं उनकी हेल्थ अच्छी रहे और आप नाम कमा सकें। मेरे ख्याल से ये ऑलराउंड विशेष के साथ मैं समझता हूँ कि इस वक्त आपको थोड़ा ठंडा करके खाने की जरूरत है। तो इस वक्त जो स्टॉक्स हैं, मैं समझता हूँ कि जो कंपनियों ने जो अच्छे रिजल्ट दिए हैं, जैसे उसमें एस्टेक लाइफ एक है जहाँ पे आपने 30% वृद्धि आपने देखी नेट प्रॉफिट्स के अंदर। तो ये मैं एक टेक्निकल पिक ही दे रहा हूँ, फंडामेंटल कवरेज में फिलहाल ये नहीं है। तो ये कल, ये मेरे ख्याल से इसका जो लो है वो मोरल सेशन के अंदर करीब 1000 BSE पे और 1002 NSE पे रहा। तो आप उस लेवल के आसपास उसको आप स्टॉप लॉस मान के चल सकते हैं 1000, और जो 1022 पे आसपास ये क्लोज हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि जितना आप नीचे खरीदेंगे 1010-15 के आसपास तो और बेहतर रहेगा, और टारगेट आपका 1075 है। तो ये आप ध्यान रखिए और स्टॉप लॉस रखिएगा, बिकॉज बहुत आवश्यक है, बिकॉज ये फंडामेंटल पिक, रिजल्ट अच्छे हैं लेकिन हमारी तरफ से फंडामेंटल पिक नहीं, सिर्फ एक टेक्निकल पिक है। चलिए, टेक्निकल कैटेगरी की पिक है, कैश मार्केट का स्टॉक है, शर्मा साहब ने आपको दिया है एस्टेक लाइफ। यहाँ पर खरीदारी करिए 1075 के टारगेट के लिए। बंसल जी बताएं सर, पिक ऑफ द डे क्या चुना है सर? गुड मॉर्निंग दीपांशु, मेरा पिक ऑफ द डे है टाटा स्टील। टाटा स्टील में देखें तो सारे दिग्गज फॉरेन ब्रोकरेजेस के अपग्रेड आए हुए हैं, गैप अप ओपनिंग देखने को मिलेगी। तो मेरा मानना है कि दीपांशु थोड़ा सा देखना चाहिए। 500 रुपए के ऊपर जब ये निकल के सस्टेन करता है तो एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। तो 500 रुपए के ऊपर सस्टेन करे, मतलब कि एक बार गैप अप ओपनिंग तो सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एक बार प्राइस सेटल हो जाए 500 रुपीज के ऊपर, तब 490 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी की राय है। 533 का पहला टारगेट होगा और टाटा स्टील मेरा पिक ऑफ द डे है। 533 के टारगेट के लिए टाटा स्टील पर करिए खरीदारी। इस पर तो आज बेहतरीन एक्शन होने वाला है, देखते हैं किस तरफ ये स्टॉक जाता है। कुणाल जी बताएं साहब, आपकी पिक ऑफ द डे क्या है? गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग अनिल जी। दीपांशु, मेरी खरीदारी की राय है VST इंडस्ट्रीज पर, जिस पर हमने बहुत अच्छा एक्शन दीपावली के मुहूर्त ट्रेडिंग के सेशन में भी देखा था, और मुझे लगता है कि यहां पर दीपांशु एक अच्छी तेजी बनेगी। 3700-3800 के लेवल्स आपको VST इंडस्ट्रीज में जल्द देखने को मिलेंगे। तो मेरी राय में बाय करके चलें, एक स्टॉप लॉस रखें 3490 के आसपास, 3490 पर एक स्टॉप लॉस रखें। जो शनिवार की बंदी का भाव है वो 3515 का है, 3490 का स्टॉप लॉस रख लें। पहला टारगेट 3600 का, दूसरा टारगेट 3650 का है। VST इंडस्ट्रीज में खरीदारी कराएं। 3650 के टारगेट के लिए VST इंडस्ट्रीज पर करिए खरीदारी। किरण जी भी हमारे साथ तैयार हैं। किरण जी गुड मॉर्निंग सर, बताएं पिक ऑफ द डे क्या चुनिए? देखिए, वेरी गुड मॉर्निंग दीप और अनिल जी। जिस तरीके से कॉन्कॉर में एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है, मैं मानता हूं कि कॉन्कॉर बाय करना चाहिए। कंटेनर कॉर्पोरेशन, उसका स्टॉप लॉस 405 का रखना चाहिए और टारगेट्स के लिए 445 के लेवल्स 1 से 2 दिनों में देखने को मिल जाने चाहिए।
ओके, तो 445 के लेवल्स के लिए कंटेनर कॉर्पोरेशन पर करिए खरीदारी। ये है आपके लिए किरण जी की राय। स्टॉक पे भी हमने भरपूर एक्शन देखा है और शायद जो लैंड लाइसेंस फी को लेकर परेशानियां हैं वो अगर रिजॉल्व हो जाएं तो इसके डाइवेस्टमेंट को लेकर भी अच्छी खबरें या अच्छी पॉजिटिविटी बिल्ड हो सकती है। शर्मा साहब, आपसे पूछना चाहूँगा सर, क्योंकि डाइवेस्टमेंट की थीम कॉनकॉर से बात करके निकल कर आई है, BPCL पर अब क्या राह होनी चाहिए सर? क्योंकि जो संकेत आ रहे हैं सरकार की तरफ से वो तो यही है कि अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, अब जो EOIs हैं उसकी एनालिसिस होगी, आगे का प्रोसेस चलेगा और अब एक्सटेंशन भी नहीं होगी डेडलाइन की। तो इसको किस तरह से देखना चाहिए मार्केट को? और क्योंकि एक्सपेक्टेशन है कि प्रीमियम पर होगा तो स्टॉक की क्या चाल रह सकती है, आपकी क्या राय है सर? जी, मेरे ख्याल से ये जो एक्सपेक्टेशन थी इस स्टॉक के अंदर कि इसके अंदर जो बड़े लोग जो हैं, बड़ी कंपनियां जो ज़्यादा कीमत इसकी अदा कर सकती हैं, अब ये आज के डेट में कहा तो नहीं जा सकता उन्होंने इसमें बोली तो कर क्या, इन्होंने इंटरेस्ट दिखाया या नहीं दिखाया, लेकिन जो समाचार आ रहे हैं उनके हिसाब से तो नहीं दिखाया है बड़ी कंपनियों ने। तो मेरे ख्याल से ये जो हमने तेजी देखी थी मुहूर्त सेशन में वो थोड़ी ठंडी हो सकती है, लेकिन वो एक मौका है इस स्टॉक के अंदर एंट्री का। वो इसलिए क्योंकि ये कंपनी ऐसी है जो अच्छा खासा डिविडेंड देती है, और जब एक बार आपने सरकार ने मन बना लिया है कि इसको डिसइन्वेस्ट करेंगे तो ये बहुत अच्छी बात है, बिकॉज डिसइन्वेस्टमेंट जो होता है और ये डिसइन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिक होगा, न कि पीस मील बेसिस पे। तो पीस मील बेसिस पे जितने भी इन्वेस्टमेंट अभी तक हुए हैं उनमें वैल्यू डिस्ट्रॉय होती है। PSU के फंड जिन्होंने पैसा लगाया होता है लोगों ने, उसमें पैसे को नुकसान होती है। लेकिन जैसे ही आप एक PSU का स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे, भले ही कोई नई पार्टी ने, कोई एस्टेब्लिश्ड जो पार्टी ने नए लगाया हो, लेकिन PE फंड ने लगाया हो, तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको वैल्यूएशन बेहतर मिल सकती है। अच्छी बात यह है कि इसके साथ साथ आप इंडियन ऑयल के अंदर भी थोड़ी तेजी देख पाएंगे समय समय पर। तो ये पूरे सेक्टर को एक इसमें तेजी मिलती है, और इसके अंदर अगर किसी भी कारणवश अगर गिरावट आए तो ये स्टॉक लेने लायक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये पूरे सेंटिमेंट के लिए बहुत ही अच्छा है, हमारी मार्केट की सेंटिमेंट के लिए। बिल्कुल, तो सेंटिमेंट के लिए अच्छा है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए अच्छा है, BPCL ऑफ कोर्स के लिए तो पॉजिटिव है ही, और साथ ही PSU सेक्टर को भी इससे बढ़ावा मिल सकता है, जैसे कि अनिल जी भी आपको बता रहे थे। इसलिए उनका सेक्टर ऑफ द डे आज PSU स्टॉक्स की तरफ ही फोकस रहेगा। आइए हिमांशु जी का भी स्वागत करते हैं। हिमांशु जी, गुड मॉर्निंग, बताएं सर पिक ऑफ द डे क्या चुनिए? वेरी गुड मॉर्निंग दीपांशु जी। देखिए, मुझे जो स्टॉक आज के लिए पसंद है, स्टॉक का नाम है कमिंस इंडिया। स्टॉक 478 रुपए के आसपास यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस है। मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक यहाँ पर एक अप मूव, एक ब्रेकआउट के लिए तैयार है। तो यहाँ पर 510 से 515 रुपए तक के टारगेट के लिए खरीदारी की राय रहेगी। 470 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। ओके, कमिंस इंडिया पर रखें नज़र। इस पूरी स्पेस पर हमने नई जान आती हुई देखी है। कमिंस हो, सीमेंस हो, L&T ऑफ कोर्स में तो अच्छा एक्शन बन रहा है, और शर्मा जी से L&T पर भी एक सवाल लेंगे थोड़ी देर में, बट बढ़िया एक्शन इस पूरे के पूरे स्पेस में आते हुए दिख रहा है, तो नज़र रखते हैं जहाँ तक इस स्पेस का सवाल है। ONGC, एक बार इस पर भी राय ले लेते हैं, और किरण जी आपसे चाहूँगा ONGC पर रिव्यू, क्योंकि नतीजे अनुमान से बेहतर रहे, थोड़ा मार्केट के एक्सपेक्टेशन से अच्छे ही रहे। स्टॉक पर हमने देखा है 70-75 के आसपास रेजिस्टेंस में रन कर लेता है ONGC, पर क्या लगता है कि इस बार थोड़ा और ऊपर जा सकता है? चार्ट क्या बता रही हैं सर? माइंडली पॉजिटिव है दीप, और जिस तरीके से एक ट्रेंड रिवर्सल प्राइस पैटर्न देखने को मिल रहा है, तो एक पॉजिटिव रुझान देखने को मिल जाना चाहिए। 69.50 का पोजिशनली स्टॉप लॉस रखना चाहिए, लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करने चाहिए। एक छोटा सा बैरियर जैसे आपने कहा 74-75 पे है, ये एक बार निकल जाए तो मुझे लगता है कि 80-83 के टारगेट्स आपको देखने को मिल जाने चाहिए। ओके, तो 80-83 के टारगेट्स आ सकते हैं। देखते हैं 75 के ऊपर इस बार ये स्टॉक जा सकता है कि नहीं, पर नज़र रखिए ONGC पर, नज़र रखिए सारे के सारे ऑयल एंड गैस सेक्टर से रिलेटेड कंपनीज पर भी। वागले साहब भी हमारे साथ तैयार हैं। वागले साहब, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। बताएं पिक ऑफ द डे क्या है सर? दीपांशु, गुड मॉर्निंग। मेरा पिक ऑफ द डे BPCL है। 413 का बंद है, 405 का मेरा स्टॉप लॉस होगा। ये मुहूर्त ट्रेडिंग में इसने एक बड़ा वाला ब्रेकआउट दिया है, मुझे लगता है मूव कंटिन्यू होनी चाहिए। 438 का मेरा टारगेट होगा 1 से 2 दिनों में। 438 के टारगेट के लिए BPCL पर रखिए नज़र। आज BPCL तो डेफिनेटली एक्शन में होने वाला है, साथ ही टाटा स्टील, यहाँ पर भी आप एक्शन देखने वाले हैं। शर्मा साहब, टाटा स्टील पर आपकी क्या राय रहेगी सर? क्योंकि कंपनी दिखा रही है कि डी लेवरेजिंग उनके लिए इंपॉर्टेंट है। यूरोप के ऑपरेशंस, अब तो नेदरलैंड्स में भी करार की बात की जा रही है।
ऑलरेडी अच्छी रैली आ गई है, पर क्या यहाँ से और ऊपर जा सकता है टाटा स्टील? आप क्या कहेंगे? जी, इस पे मैंने मुहूर्त सेशन में भी राय दी थी और मैंने कहा था इसको खरीदना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा जो फंडामेंटल जो टारगेट है वो 510 है, वो तो अभी आ जाएगा। तो ये इसमें ज़रूर खरीदारी करनी चाहिए। आप फिर इसको टेक्निकली बाद में फॉलो कर सकते हैं अपनी एडवाइस लेके। तो ऐसी कंपनी जो किसी भी वजह से जिसका डेट कम हो सके, तो वो जो स्कीम है वो मार्केट को अच्छी लगती है। और इस वक्त जो टाटा ग्रुप के टाटा समूह की जो भी कंपनीज हैं अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, और ये जो एक ट्रेंड पकड़ रहा है कि डेट रिड्यूस करने का, ये भी अच्छा है। तो मैं समझता हूँ कि टाटा स्टील इस भाव पे भी खरीदा जा सकता है। तो टाटा स्टील इस भाव पर भी खरीदा जा सकता है। वैसे तो 510 का फंडामेंटल टारगेट है, पर उसके ऊपर स्टॉक के जाने की संभावना है और आज तो कई सारी ब्रोकरेजेस इस पर अपना भरोसा भी जताते हुए दिख रही हैं। सुमित जी का भी स्वागत करते हैं। सुमित जी, गुड मॉर्निंग। पिक ऑफ द डे में क्या सुना है सर? गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले तो आपको और पूरे पैनल को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी दर्शकों को सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इस नए साल में अच्छा पैसा बनाए, यही कामना है, यही उम्मीद है, और इसी के लिए पूरी कोशिश करेंगे। तो दीपांशु, आज का जो पिक ऑफ द डे है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि एनएमडीसी चार्ट्स के ऊपर अच्छा दिख रहा है। पिक ऑफ द डे के तौर पे एनएमडीसी के अंदर लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट करके चलना चाहिए। ये स्टॉक हमने पहले भी बाय का व्यू दिया हुआ है और अभी भी हमें लगता है कि स्टॉक यहाँ से एक अच्छा अपसाइड मूव और एक अच्छा दमकम दिखाने को तैयार है। एनएमडीसी के अंदर कल की क्लोजिंग है 94 के आसपास, वहां पे खरीदारी करें। कोई भी डिप आता है तो खरीदारी करके चले। नीचे में स्टॉक का जो सपोर्ट है वो 89 से 90 के आसपास है, और ऊपर में मेरे को लगता है कि इस बार स्टॉक ऊपर में 98 से 100 रुपए तक का तो लेवल मिनिमम दिखाएगा, और 100 रुपए का लेवल एक बार क्रॉस करता है तो 105 से 108 रुपए तक के मूव भी जल्दी ही एनएमडीसी में आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। तो कोई भी डिप में एनएमडीसी में बाय करके चलने का सलाह रहेगा। यहाँ से अच्छा मूव दिखाना चाहिए 1-2 दिनों के अंदर। बिल्कुल, तो मेटल्स में दमदार तेजी बनती हुई दिख सकती है और एनएमडीसी सुमित जी को पसंद है। पहले भी एनएमडीसी पर सुमित जी की राय आ चुकी है। नजर रखते हैं आज ये स्टॉक कैसे परफॉर्म करता है। एचडीएफसी एएमसी, शर्मा साहब से तो इस पर व्यू नहीं ले सकता मैं, पर कुणाल जी जरा आप एचडीएफसी एएमसी पर व्यू दें। वैसे तो एक रेंज में ही रहा है स्टॉक, पर बड़ी खबर आई है, नवनीत मुनोट साहब अब यहाँ पर एमडी एंड सीईओ ज्वाइन करने वाले हैं। मिलिंद बर्वे को ये रिप्लेस करेंगे। चार्ट्स क्या बता रही हैं सर? हमने पिछले 2 दिनों में तो थोड़ा एक्शन देखा है, पर एचडीएफसी एएमसी नेक्स्ट लेवल क्या रहेंगे इसके लिए? देखिए, एक बड़ी शानदार खबर है दीपांशु, और मुझे लगता है कि इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको स्टॉक प्राइस पर देखने को मिलेगा। निचले स्तरों पर हमने बड़ा एक्यूमुलेशन स्टॉक में देख लिया है। काफी समय से ये स्टॉक शांत है, लेकिन मुझे लगता है कि दीपांशु एक बहुत ही बेहतरीन ये खरीद साबित हो सकता है। तो मध्यम से लंबी अवधि के जो निवेशक हैं उनको एचडीएफसी एएमसी इन स्तरों पर अक्यूमुलेट करना चाहिए। ये स्टॉक आपको बहुत ऊपर के लेवल्स पर आने वाले समय में दिखेगा। तो मेरी राय में मीडियम टू लॉन्ग टर्म होल्ड है, बिल्कुल बाय करके चलें। और यहां पर जो लोग निवेश कर रहे हैं वो 3000 के ऊपर का एक टारगेट रख सकते हैं। मीडियम टर्म में मेरी खरीदारी की राय। ओके, 3000 प्लस मीडियम टर्म टारगेट्स रहेंगे ऑफ कोर्स आपके लिए। पर नजर रखिए, एचडीएफसी एएमसी आज खबरों के दम पर भी एक्शन में रहेगा, और अनिल जी ने पिक ऑफ द डे में भी ये रेकमेंड करा है। तो ये स्टॉक बढ़िया तेजी आपको दिखाते हुए दिख सकता है। किरण जी, पीवीआर, इसकी चार्ट पर नजर डालें सर। बताएं क्या एक्शन आ सकता है? खबर है कि ये कुछ और नई स्क्रीन खोल रहे हैं। लखनऊ में एक नई स्क्रीन आई है, फरीदाबाद में 3 नई स्क्रीन आ रही हैं। वैसे तो अनलॉक अभी पूरी तरह हुआ नहीं है और लिमिटेड कैपेसिटी पर ही रन कर रहा है, पर इसके बीच में ये कह रहे हैं कि नई स्क्रीन खोलेंगे। चार्ट्स क्या बता रही हैं सर? चार्ट माइल्डली पॉजिटिव है। मुझे लगता है कि इधर से डाउनसाइड लिमिटेड है, ऑन द हायर साइड काफी बड़ी अपसाइड देखने को मिल सकती है। इवेंचुअली मेरा मानना है कि वापस एक बार 2000 के लेवल्स आते 6-8 महीने में टेस्ट हो जाने चाहिए। अभी 1300 के आसपास है, तो काफी ऊपर के अपसाइड देखने को मिल रहा है। मेरा मानना है कि जिस तरीके से हमने एक छोटा सा गैप छोड़ा है, उसके नीचे आपका पोजिशनल स्टॉप लॉस रहना चाहिए। वो गैप लगभग 1230 के आसपास है, तो 1225-20 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करने चाहिए। छोटा सा बैरियर 1345-1350 का है। ये एक बार निकल जाए तो मुझे लगता है कि एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म में 1430-1440 के लेवल्स देखने को मिल जाने चाहिए। ओके, 1430-1440 के लेवल्स पीवीआर पर आपको आते हुए दिख सकते हैं। शर्मा जी, अगर आपका पीवीआर पर व्यू हो सर, क्योंकि स्क्रीन तो अभी अभी खुली हैं ऑल ओवर द कंट्री, पर उसके बीच में खबर आ रही है कि इन्होंने 4 नई स्क्रीन्स खोली हैं 2 लोकेशंस पर। किस तरह से देखना चाहिए? अभी तो नई रिलीजेस भी नहीं आई, पर ये अपनी कैपेसिटी एडिशन कर रहे हैं। कैसे देखेंगे सर इस खबर को? जी, मैं स्टॉक पे रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं ये जरूर बता रहा हूँ कि ये जो स्ट्रेटजी है कि जब आपका कोई भी काम नहीं पूरी कैपेसिटी पे नहीं चल रहा हो और उस वक्त आप एडिशनल कैपेसिटी बना रहे हो,
तो ये आम तौर पर अच्छा नहीं समझा जाता है, लेकिन इनके केस में ये बड़ा अच्छा है, बिकॉज ये जो डिमांड जो अभी कर्टेल चल रही है वो सरकारी नियमों के हिसाब से, क्योंकि लेकिन हमेशा कोविड तो रहना नहीं है। तो ऐसे वक्त में जब आप उतनी डिमांड नहीं हो, उस वक्त अगर आप ये बड़ी कैपेसिटी बना लें, जब मार्केट खुलेगा तो आप पूरी तरह से उसका फायदा उठा पाएंगे। और ये मेरे ख्याल से एक अच्छी रणनीति है कि आप उस वक्त जब ये खुलेगा पूरी तरह से, तो आपके पास पूरी कैपेसिटी होगी, तो ये अच्छी बात है। तो मैं इसको पॉजिटिव न्यूज़ की तरह से समझता हूँ। ओके, तो जब अनलॉक होगा तब आप देखेंगे कि ऑलरेडी कैपेसिटी के साथ तैयार होंगे और वहाँ पर इन्हें बेनिफिट्स आते हुए दिखेंगे। अच्छा शर्मा जी, क्योंकि आपने एक अनलॉक से जुड़ी बात कही है, तो एक ब्रॉडर मार्केट व्यू आपसे भी चाहूँगा सर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार बैक टू बैक पॉजिटिव खबरें आई हैं वैक्सीन फ्रंट पर लेकर, और भारत में भी अब भारत बायोटेक के वैक्सीन का 3rd फेज ट्रायल शुरू होने वाला है। तो क्या अब कोरोना की जितनी भी नेगेटिव न्यूज़ आए ग्लोबली लॉकडाउन को लेकर, या भारत में भी अगर केसेस वापस बढ़ते हुए दिखें, क्या मार्केट इसे ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुका है क्योंकि वैक्सीन से वो पॉजिटिविटी आ गई है? जी, बाहर तो आई है, लेकिन केसेस बढ़ रहे हैं। अमेरिका में 1.5 लाख केसेस बढ़ गए हैं और रिकॉर्ड। और ये जब ये केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर केसेस लगातार और तेजी से बढ़े तो ये वैक्सीन के प्रति वैक्सीन उसको कम नहीं कर पाएगा। लेकिन भारतीय संदर्भ में ये बात ये है कि यहाँ पे आप ये देखिए कि वैक्सीन की पोटेंसी को बनाए रखने के लिए बहुत आवश्यक है कि ये सही टेम्परेचर के ऊपर आप इसको रखें, स्टोरेज करें और पूरे ट्रांसपोर्टेशन के दौरान रहे। तो फाइजर की वैक्सीन जिसको -70 डिग्रीज चाहिए, वो तो बड़े शहरों में भी नहीं है, और ट्रांसपोर्टेशन की तो बात ही अलग है। तो ऐसे वक्त में वो हमारे यहाँ पे काम आने वाली वैक्सीन नहीं दिखती। लेकिन मॉडर्ना की वैक्सीन जो है, जहाँ पे करीब 7 डिग्री ही टेम्परेचर है, वो एक मेंटेनेबल चीज़ है। तो मैं समझता हूँ कि पोटेंशियल अगर हमारे यहाँ पे भी जो वैक्सीन बनेगी, वो जितना इस टेम्परेचर को कम कर पाए, उस पर मेंटेन करे, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर 94% जो मॉडर्ना का है, अगर हमारी वैक्सीन उससे भी बेहतर अगर वो दे पाए, तो सोने में सुहागा। तो मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ पे बहुत आवश्यक है कि हमारे यहाँ पे सेकेंड वेव ना आए, वो अगले 10-15 दिन में क्लियर हो जाएगा। और अगर ये नहीं होता है तो वैक्सीन को बिल्कुल वैक्सीन के दम पे, और वैक्सीन डिलेड भी आए और ये केसेस न बढ़े, तो भी हमारे यहाँ पे मार्केट अच्छा रह सकता है। ओके, तो देखते हैं। आशा तो यही है कि भारत में केसेस ना बढ़े। फिलहाल तो नियंत्रण में ही है, सिर्फ 1-2 जगह हैं जहां पर तेज़ी से बढ़ रहे हैं, पर उसके अलावा कंट्रोल में आते हुए दिख रहे हैं। कुछ और स्टॉक्स जहां पर नज़र डालनी चाहिए, और अनलॉक से रिलेटेड एक स्टॉक है इन्फो एज। हिमांशु जी, जरा इसकी चार्ट देखकर बताएं कैसा स्ट्रक्चर लग रहा है। लगातार जोमेटो फंड रेजिंग कर रहा है, अभी भी लगभग 1500 करोड़ रुपये की फंड रेजिंग करी है। इन्फो एज का स्ट्रक्चर क्या बता रहा है सर? दीपांशु, बिल्कुल क्लियरली अगर इन्फो एज या नौकरी की बात करें तो यहाँ पर लगातार स्टॉक एक रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस दिखाता आया है बाजार में। लगातार हायर हाइज हायर लोज का सीक्वेंस यहाँ पर बनता आया है, और मेरा मानना है कि यहाँ पर 3600 3700 के ऊपर एक कंजेशन जोन जो था वो स्टॉक ग्रेजुअली निकालता हुआ नजर आ रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि पोजिशनल परस्पेक्टिव से इस स्टॉक में कहीं ना कहीं 4000 और 4100 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक का सेटअप काफी पॉजिटिव है। कोई भी स्टॉक में डिक्लाइन अगर मिलती है तो वहां पर खरीदारी की राय है। नियर टर्म के पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि 3780 3800 अच्छे एंट्री लेवल्स हो सकते हैं, और मीडियम टर्म के पर्सपेक्टिव से यहाँ पर 4000 4100 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ओके, 4000 प्लस के टारगेट्स के लिए तैयार हो जाइए इन्फो एज पर। इन्फो एज, जुबिलेंट फूड, इन दोनों स्टॉक्स में हमने बेहतरीन एक्शन बनते हुए देखा है। एक और स्टॉक जहां पर एक्शन आ सकता है, एनबीसीसी। सुमित जी, पहले भी आपसे एनबीसीसी पर चर्चा हुई है। इन्होंने एक अपडेट डाला है, पिछले महीने इन्हें कई अच्छे ऑर्डर्स मिले हैं, 1165 करोड़ के करीब। किस तरह से देखें एनबीसीसी के चार्ट स्ट्रक्चर को? दीपांशु, एनबीसीसी का चार्ट स्ट्रक्चर भी ठीक लग रहा है। एनबीसीसी के अंदर एक बाइंग मोमेंटम बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, और सबसे बढ़िया बात है कि स्टॉक ने 200 डीएमए लेवल तोड़े सितंबर के बाद से, और स्टॉक अभी उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, क्लोजिंग भी दे चुका है। अभी इमीडिएट हर्डल 25 रुपए का है। एनबीसीसी एक बार 25 रुपए का लेवल कन्विंसिंगली क्रॉस करेगा तो उसके बाद एनबीसीसी में मोमेंटम बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, और फिर 28 रुपए से लेकर 30 रुपए तक के लेवल आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। तो लास्ट कुछ दिनों में जिन्होंने एनबीसीसी बाय करके रखा हुआ है वो पोजीशंस को होल्ड करें, और 25 का ब्रेकआउट आने के बाद मोमेंटम बढ़ेगा, जिसमें 28 रुपए तक के टारगेट जल्दी एनबीसीसी में देखने को मिल सकते हैं। पोजीशंस होल्ड करके चलने का सलाह रहेगा।
ओके, तो पोजीशंस होल्ड करके चलें। एनबीसीसी आपको एक्शन में आते हुए दिखेगा। कुणाल जी, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट पिछले हफ्ते काफ़ी एक्शन में रहा है। स्टॉक 30% की रैली आई है स्टॉक में 3 दिन की, और झुंझुनवाला साहब ने यहाँ पर हिस्सेदारी ज़रूर खरीदी है, पर मॉर्गन स्टैनली ने अपनी हिस्सेदारी घटाई है तकरीबन 1.6-1.7% से। फिलहाल 30% की तेज़ी के बाद अब चार्ट्स क्या बता रही है इंडिया बुल्स रियल एस्टेट की? देखिए, लगभग 50-52 के लेवल से सीधा ये स्टॉक 63 रुपए तक गया है दीपांशु, और मुझे लगता है कि अब ये 63-64 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। कोई बहुत मेजर रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन एक माइनर रेजिस्टेंस जरूर 64 के आसपास दिखती है। तो मेरी राय में एक बार यहां पर जरूर आपको कुछ करेक्शन आते हुए दिखेगा। 3 दिनों की तेजी भी हो चुकी है, तो मुझे लगता है कि यहां पर इस करेक्शन में एक बार स्टॉक दोबारा से 55-56 के लेवल्स दिखा सकता है। उन स्तरों पर दोबारा इसमें खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। फिलहाल जिन्होंने हाल फिलहाल में खरीदा है, मुनाफे में है, एक बार प्रॉफिट लेना चाहिए। फिलहाल मुनाफे में है अगर आप, तो प्रॉफिट जरूर लेकर चलें, बट वैसे स्ट्रक्चर आपको पॉजिटिव आते हुए दिख रहा है। बंसल जी, आपकी भी कोई राय सर, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट जिस तरह की तेजी बनी है स्टॉक में? देखिए दीपांशु, जब ये डील हुई थी तब खरीदारी की राय दी थी, बट एक देखिए दीपांशु, एक हिस्ट्री रिपीट करता है। देखिए आज लोग चिंतित हो रहे हैं कि राकेश झुंझुनवाला जी ने लिया है बट मॉर्गन स्टैनली ने बेचा है। तो दीपांशु, हिस्ट्री में देखें तो प्राज इंडस्ट्रीज में राकेश झुंझुनवाला जी ने एग्जिट लिया था और एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने लिया था। तो प्राज इंडस्ट्रीज उस दिन के बाद से चला नहीं है, और टेक्निकली अब इंडिया बुल्स रियल एस्टेट के चलने की बारी है। यहाँ पे चार्ट पॉजिटिव है, गिरावट पर खरीदारी की राय है। यहाँ पे फियर नहीं रखना चाहिए कि मॉर्गन स्टैनली ने एग्जिट लिया है। यहाँ पर यह चीज रखनी चाहिए कि झुंझुनवाला जी ने स्टेक लिया है। चार्ट पॉजिटिव है, कोई भी करेक्शन आती है तो स्टॉक को बाय किया जा सकता है। अल्टीमेटली अपने डोमेस्टिक इन्वेस्टर पर ज़्यादा फेथ करें, उनको भारतीय बाजार बेटर अंडरस्टैंडिंग आती है, और झुंझुनवाला जी ने जो हिस्सेदारी खरीदी है उससे डेफिनेटली कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। तो इंडिया बुल्स रियल एस्टेट पर भरोसा रखिए, ये है बंसल साहब की राय। बिग डिप्स पर आप खरीदारी कर सकते हैं। वागले साहब, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, सर इस पर भी जरा राय दीजिए। पिछले हफ्ते तो आपने बहुत ही अच्छी तरह से इस पर चाल पकड़ी थी, अब बताएं सर क्या करना चाहिए? वैसे तो वायदा कारोबार के बैन में है, पर अगर किसी की पोजीशन है, स्पेशली डिलीवरी लेकर अगर पोजीशन बनाई हुई है, तो क्या ये एग्जिट के लेवल्स हैं या फिर और तेजी बन सकती है स्टॉक में? दीपांशु, आई थिंक हमने 171-172 से हम बाय करने की सलाह दे रहे हैं, और मेरा 188 का टारगेट था जो आया है सैटरडे को। मेरे हिसाब से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर बुक कर लेना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि स्ट्रक्चर वीक है या पैटर्न वीक है, लेकिन ये थोड़ा सा हल्का सा करेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पर अराउंड 185-187 ये रेंज में प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। ओके, तो ये प्रॉफिट बुकिंग के जोन्स अब आते हुए दिख रहे हैं। जहां तक सवाल है इंडिया बुल्स हाउसिंग का, थोड़ा अब मुनाफा बांधने की तैयारी आप कर सकते हैं। सुमित जी, टाटा मोटर्स, ये स्टॉक भी वायदा कारोबार के बैन में है, पर टाटा मोटर्स डीवीआर, यहां पर भी हमने स्टॉक की तरह बढ़िया एक्शन देखा है। 63-64 के लेवल्स पर डीवीआर पहुंच गया है। क्या यहां से और तेजी बन सकती है टाटा मोटर्स डीवीआर में, जिस तरह से पूरे स्पेस और स्पेशली इस स्टॉक पर एक्शन बन रहा है? बिल्कुल तेजी बनेगी। टाटा मोटर डीवीआर यहां से एक अच्छी खासी तेजी दिखाने को तैयार है। अगर आपको ध्यान हो तो टाटा मोटर हम 40-44 के लेवल से बाय रिकमेंड कर रहे हैं, वहां से अभी 60-64 के आसपास आ चुका है, और अभी स्टॉक यहां से और ऊपर का मूव दिखाने को तैयार है, जिसके अंदर 70 से 72 रुपए तक के तो इमीडिएट टारगेट्स टाटा मोटर में आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। और एक बार ये लेवल्स ब्रेक होते हैं तो ये 80 रुपए तक के लेवल भी जल्दी ही दिखाएगा। टाटा मोटर्स के अंदर कोई भी डिप के अंदर खरीदारी करनी है, एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करना है, और अभी फ्रेश बाइंग करके भी चला जा सकता है। नीचे में 60-61 रुपए के आसपास का सपोर्ट है, ऊपर में 68-70 ये इमीडिएट टारगेट होंगे। उसके बाद 78 से 80 रुपए तक के लेवल भी जल्दी आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। ओके, टाटा मोटर्स डीवीआर नजर रखिए। टाटा मोटर्स वैसे वायदा कारोबार के बैन में है, पर एक्शन भरपूर है इन स्टॉक्स में, और ऑटो स्टॉक्स पर आज फोकस रहेगा।